सालिमे अपने बिल्डिंग से बाहर निकलता है। अपने कॉन्वॉय में बैठ के धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर निकलता है, इधर एरिका अपार्टमेंट में बैठी हुई है। उसी अपार्टमेंट के नीचे एक वैन में बहुत ही घातक बॉम्ब रखा हुआ है, जिसका रिमोट एरिका के हाथों में है। धीरे धीरे सालिमे का कॉन्वॉय बॉम्ब की तरफ बढ़ता है। एरिका के सामने वाले अपार्टमेंट में खड़े एक एजेंट एरिका को इशारा करता है और एरिका बॉम्ब का बटन दबा देती है, पर बॉम्ब नहीं फटता। कई बार बॉम्ब का बटन दबाने के बावजूद भी बॉम्ब नहीं फटता। एरिका पूरी तरह से डर जाती है, वो रोने लगती है। उसे लगता है कि एक बार फिर से सालिमे ने उसे चकमा दे दिया है। पर जैसे ही सालिमे की गाड़ी बॉम्ब के नज़दीक पहुंचती है, तभी अचानक से 12 सितंबर 1972 बीच पे पसरा हुआ एक आदमी हाथ में वाइन की ग्लास लिए मज़े कर रहा था। फिर उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पे बात सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर वो वहाँ से उठता है और इज़राइल के लिए निकल जाता है। ऐसा आज दुनिया के कई कोनों में हो रहा है। ये सब मोसाद के एजेंट हैं, जिन्हें आज मोसाद चीफ ने एक स्पेशल मिशन के लिए तेल अवीव बुलाया है। सारे एजेंट तेल अवीव मोसाद हेडक्वार्टर पे पहुंचते हैं। 13 सितंबर 1972 मोसाद के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें मोसाद चीफ एक प्रोजेक्टर में 3 आदमियों की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं, जेंटलमैन, क्या वही लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों की म्यूनिख ओलंपिक में हुई हत्या के जिम्मेदार हैं। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी एजेंट्स के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। म्यूनिख हत्याकांड, जिसमें म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों को PLO आतंकवादी संगठन द्वारा मार दिया गया था। इसके बाद दुनिया का सबसे डेयरिंग ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त खुद इजराइल की प्राइम मिनिस्टर दे देते हैं। इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल ऑपरेशन में से एक, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। अक्टूबर 1972 मोसाद पूरी तैयारी के साथ अपने पहले टारगेट चार्ली ज़्वेटर को मारने रोम पहुंच जाता है। यह वही शख्स था जिसने आतंकवादियों को ये बताया था कि खिलाड़ी कहां और किस होटल में हैं। पर एजेंट को ये नहीं पता था कि उनके पीछे एक आदमी भी है जिसको इस प्लान की भनक लग चुकी है। रोम पहुंचते ही एजेंट एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और ज़्वेटर पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। कुछ हफ्ते ज़्वेटर की दिनचर्या पढ़ने के बाद एजेंट्स एक दिन, जब ज़्वेटर नीचे अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था, अपने ऑफिस से वापस आने के बाद जब वो अपने लिफ्ट का बटन दबाता है, तभी लिफ्ट से निकलते हैं 2 मोसाद एजेंट, जो उसे तुरंत ही 2 गोली मारकर ख़त्म कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पर उनका पीछा कर रहा वो आदमी चुपके से इन सब की तस्वीर निकाल लेता है और फिर अपने पहले टारगेट को ख़त्म करने के बाद मोसाद एजेंट काफ़ी खुश हुए। उसके बाद दिसंबर 1972 पेरिस अपने दूसरे टारगेट हमसरी, ये वही शख्स था जिसने आतंकवादियों को पासपोर्ट बनाया था, उसको शहर से निकलने में मदद की थी, उसको मारने के लिए वो पेरिस पहुंच जाते हैं।
पहले की तरफ फिर से वो वहाँ एक अपार्टमेंट लेते हैं और उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। एक हफ्ते उसकी दिनचर्या पढ़ने के बाद एजेंट्स को ये समझ आता है कि हंसरी की वाइफ और उसकी बेटी हर सुबह 8 बजे उसे छोड़कर कहीं चले जाते हैं। तो एजेंट्स को ये समझ में आ गया था कि जब उनकी वाइफ और बच्चे घर छोड़ के जाएंगे तब हम उसे मार देंगे। फिर उसके बाद एक एजेंट हंसरी को फ़ोन करता है और कहता है और उससे कहता है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। हंसरी मान जाता है। फिर जब हंसरी इंटरव्यू देने के लिए जाता है तब एजेंट्स चुपके से उसके घर में बॉम्ब लगा देता है जो उसके फ़ोन में लगाया जाता है। उसके बाद जब एक दिन उसके अगले दिन सुबह सारे एजेंट्स उसके घर के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही उसकी बीवी उसके बच्चे को लेकर बाहर निकलती है तब एक एजेंट उसको फ़ोन करता है और जैसे ही हंसरी फ़ोन उठाता है तभी दूसरा एजेंट बॉम्ब का बटन दबा देता है और हंसरी की मौत हो जाती है। पर जो शख्स इनका पीछा कर रहा था वो पेरिस में भी आ गया था और उसने इस बार फ्रांस पुलिस को सब कुछ बता दिया था। अचानक से उस मोहल्ले में फ्रांस पुलिस आती है जिसे देखकर मोसाद के एजेंट्स भागने लगते हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे भागने के बाद मोसाद एजेंट फ्रांस पुलिस को चकमा दे देते हैं। पर मोसाद एजेंट को ये लगता है कि ये एक गलती से हुआ है, बट उन्हें इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लेते जो उनको आगे चल के बहुत महंगा पड़ने वाला था। अल हसन सालिमा ये वही आदमी है जो म्यूनिख हत्याकांड में सबसे मेन था। इसने इजराइल पर पहले भी कई बार हमला कर चुका था और इसने यहाँ तक इजरायली पीएम की मारने की कोशिश की थी। 21 जुलाई 1973 नॉर्वे। सालिमा अपनी प्रेमिका के साथ मूवी देखकर घर वापस लौट रहा था। दोनों कपल हाथों में हाथ डाले सुनसान रोड पे चल रहे थे। अचानक सालिमा के पास एक गाड़ी आकर रुकती और सालिमा जब तक कुछ सोच पाता तब तक एजेंट उसमें गोलियों की बरसात कर देते हैं। फिर एजेंट वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है। इधर एजेंट अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, पर तभी मोसाद हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है कि जिसने एजेंट ने जिसको मारा है वो सालिमा नहीं बल्कि एक वेटर है। ये सुनकर सभी एजेंट के होश उड़ जाता है। तभी सभी एजेंट्स अपना कपड़े पैक कर इजराइल के लिए निकलने लगते हैं। पर तब तक वो आदमी जो इनका पीछा पेरिस और रोम में कर रहा था वो यहाँ भी था और नॉर्वे पुलिस को उसने सब बता दिया था। इस बार 2 मोसाद एजेंट पकड़े जाते हैं और इजराइल की पूरी दुनिया में बहुत बेइज्जती होती है और वर्ल्ड लेवल पर इजराइल का बहुत नाम खराब होता है। जिसके बाद इजराइल को ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड बंद करना होता। पर कहते हैं ना, दुनिया की सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को ऐसे ही नहीं कहते। मोसाद अब भी हार मानने वाला नहीं था। फिर मोसाद अब भी सालिमा का पीछा करते रहा। फिर 13 जनवरी 1979 लंदन अल बैरूत में सालिमा अब पूरी सिक्योरिटी के साथ रहने लगा। वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलता था विद सिक्योरिटी, बिना किसी से डरे। पर कहते हैं ना, मौत का दूसरा नाम मोसाद है, जो इसका पीछा करते यहाँ भी पहुँच चुका था। फिर मोसाद ने अपनी प्लानिंग तैयार की सालिमा को मारने की।
फिर एक बार मोसाद की टीम पहुंचती है अल बैरूत लंदन सालिमा को ख़त्म करने के लिए। एक बार फिर पहले की तरह सालिमा के अपार्टमेंट के जस्ट सामने एक फ्लैट लेती है एक लेडी एजेंट, और तकरीबन दो हफ्ते सालिमा पे पूरी तरह नज़र रखने के बाद, उसकी दिनचर्या पढ़ने के बाद उससे कुछ मोसाद एजेंट मिलने आते हैं। और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे उस महिला एजेंट का नाम था एजेंट एरिका। फिर सुबह 10 बजे सालिमे अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। अपने कॉन्वॉय में बैठ के धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर निकलता है, इधर एरिका अपार्टमेंट में बैठी हुई है। उसी अपार्टमेंट के नीचे एक वैन में बहुत ही घातक बॉम्ब रखा हुआ है, जिसका रिमोट एरिका के हाथों में है। धीरे धीरे सालिमे का कॉन्वॉय बॉम्ब की तरफ बढ़ता है। एरिका के सामने वाले अपार्टमेंट में खड़े एक एजेंट एरिका को इशारा करता है और एरिका बॉम्ब का बटन दबा देती है, पर बॉम्ब नहीं फटता। कई बार बॉम्ब का बटन दबाने के बावजूद भी बॉम्ब नहीं फटता। एरिका पूरी तरह से डर जाती है, वो रोने लगती है। उसे लगता है कि एक बार फिर से सालिमे ने उसे चकमा दे दिया है। पर जैसे ही सालिमे की गाड़ी बॉम्ब के नज़दीक पहुंचती है, तभी अचानक से बहुत तेज की आवाज़ आती है। एरिका बाहर निकलकर बालकनी में देखती है। एक तेज धमाके में सालिमे की गाड़ी फूट चुकी है और सालिमे गेट खोलते हुए नीचे गिर जाता है और कुछ देर में वो अपना दम तोड़ देता है।